हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिएगा फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम आपसे फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आपके सामने इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्लियर। चलिएगा, इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए हम आपके सामने करा रहे हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके सामने 1000+ मिलेंगे क्वेश्चंस। क्लियर। चलिएगा, जुट जाइए भाई, मेहनत कर लीजिए। आपके सामने हम हर रोज़ लेके आते हैं मैथमेटिक्स का जो भी सेशन लेके आते हैं, जिसमें आपके सामने टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इससे पहले भी हमने आपके सामने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट दिया था, वो भी आपको पसंद आया होगा। तो गाइज एक बार लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। और गाइज आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और गाइज बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, जिससे अपडेट आपको मिलते रहें हर रोज़। चलिएगा, मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करो तो मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट हमने आपके सामने बहुत ज़्यादा ला रखे हैं, पहले से ही बहुत पढ़े हैं। एक बार कोशिश करिए, और भी आपके सामने आते रहेंगे हर रोज़। क्लियर। चलिएगा, चलिए शुरू करते क्लास। आपके सामने है क्यूसेक किसका मात्रक है भाई, बताइए किसका मात्रक है। बहते हुए आयतन को नापने के लिए, या फिर स्थिर पानी का आयतन नापने के लिए, या फिर गैस का आयतन नापने के लिए, या मिट्टी का आयतन नापने के लिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, बहते हुए पानी का आयतन नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, कौन से मात्रक का प्रयोग करते हैं, क्यूसेक का मात्रक का उपयोग करते हैं। देखिए, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है भाई, सिंपल सी बात है, ये वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और यही बात करें आपके सामने कि आँख पर प्रकाश डालने पर, देखिए आँख पर प्रकाश डालने पर प्रकाश की किरणें रेटिना के एक बिंदु पर इकट्ठा ना होना कौन सा दोष है। देखिए भाई, कभी कभी क्या होता है, मतलब कुछ धुंधला सा नज़र आता है, मतलब उसकी इमेज नहीं बन पाती, उसकी पिक्चर नहीं बन पाती। ना तो उसके अंदर, आँख के अंदर, ना तो आपके सामने आप बोलें कि मोतिया बिंदु का कोई फ़र्क है उसमें, ना ही आपका जरा क्या बोलते हैं जरा दूरदृष्टि होता है, ना ही इसमें ट्रैकोमा होता है। मतलब उसमें एक ही चीज़ होती है, क्या होती है, दृष्टिवैश। मतलब आपको बता दूं, ना तो इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, ना ही दूरदृष्टि दोष होता है, ना ही जरा दूरदृष्टि दोष होता है, ना ही उसमें मोतिया बिंदु होता है। मोतिया बिंदु क्या होता है, आपने देखा होगा बुजुर्गों के जो आंख पर, मतलब जो आंख का लेंस होता है ना, उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, वाइट सी। मोतिया बिंदु का तो इलाज है, इसको तो हटाया जा सकता है, तो हम देख सकते हैं, ठीक है, इसका तो इलाज हो जाता है। अब बात करें दूरदृष्टि के बारे में, तो दूरदृष्टि का भी आप लगा लेंगे उत्तल लेंस, तो भी आपका निवारण हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, अवतल लेंस लगाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए भाई, टिप पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है भाई, इसमें दूर का भी नजर नहीं आ रहा, पास का भी नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम यूज कर देते हैं कौन सा, जरा दूर दृष्टि दोष होता है। इसके लिए हम मतलब द्विफोकसिंग, दो लेंस होते हैं इसके अंदर, मतलब उत्तल भी होता है अवतल भी होता है, दोनों ही लेंस होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्गों को कि लेंस जो होता है, लेंस के अंदर दो लेंस बने होते हैं, मतलब एक तो ऊपर की तरफ अलग लेंस होता है, नीचे की तरफ अलग लेंस लगा होता है। कभी देखना लेंस को, जिसमें आप दोनों लेंस लगे हो ना, उस स्पेक्स को देखना, आपको पता चल जाएगा। जब नीचे देखते हैं तो उसमें अलग लेंस होता है, जो कि आपके सामने उत्तल लेंस लगाया होता है, और जब ऊपर देखते हैं तो उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वहाँ अवतल लेंस लगा होता है, क्योंकि भाई वो दूर को देखने के लिए होता है और नज़दीक को देखने के लिए होता है, इस तरीके से। क्लियर। और ये दृष्टि वैषम्य क्या होता है, ये होता है गाइस आपके सामने जब रेटिना पर इकट्ठा नहीं होता, मतलब फैल जाती है, किरणें जो है मिलती नहीं है, वो आपस में क्या होता है, फैल जाती है, रेटिना पे मिलती नहीं है, तो कौन सा दोष होता है, ये होता है आपके सामने दृष्टि वैषम्य, ठीक है। नेक्स्ट रखा आपके सामने, तालाब के पानी की निचली सतह ठंडी होती है भाई। क्यों होती है भाई निचली सतह ठंडी तालाब के पानी की, भाई संवहन के कारण होती है। संवहन के कारण, कभी भी पानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब ऊष्मा का कोई भी क्वेश्चन, ऊष्मा से रिलेटेड, ऊष्मा का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने पानी के सापेक्ष में, तो हमेशा उसमें क्या होता है, संवहन की क्रिया होती है, संवहन के कारण होता है। चलिएगा, अब यही बात कर लेते हैं, लोहे में क्या होता है, लोहे में चालन के कारण होता है, समझिएगा। लोहे में क्या होता है, चालन के कारण होता है। संवहन क्या होता है, द्रवों के बीच में होता है, द्रव जो होते हैं, पदार्थ नहीं बात कर रहा मैं, द्रव्य, मतलब एक तो होता है द्रव्य, होता है द्रव, द्रव मतलब जो लिक्विड के बारे में बात करें, लिक्विड में क्या होता है, संवहन काम करता है। ठोस में कौन सा काम करता है, चालन काम करता है। बाकी दूसरा विकिरण है, जो गैसों के लिए काम करता है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, देखो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया था, अभी मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस ऐसा है जो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम आता है, वो है आपका अवतल लेंस। कौन सा है, अवतल लेंस। याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपके सामने इसके टॉपिक भी आपके सामने करा रखा है बहुत अच्छी तरीके से, एक बार जाके चेक कर सकते हैं, नाम डाल दीजिएगा पीछे बंटी चौधरी, आराम से निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जब तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, उसके वेग पर फर्क पड़ता है, या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। भाई दोनों ही होते हैं, आपको पता है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है क्या होता है, अविलंब से। अब जैसे मान लो कि ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, और ये नीचे सघन माध्यम है, तो क्या होता है, अविलंब की तरफ मुड़ता है, पता है ना ये चीज़। तो जब दिशा भी बदलती है, और आपको पता है भाई प्रकाश का वेग तो अलग अलग होता ही है,
प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग होता है, मतलब निर्वात में अलग हो गया, हवा में मतलब बात कर रहा हूँ मैं, हवा में अलग हो जाता है, पानी में अलग हो जाता है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है दोनों में। इसलिए भाई प्रकाश की चाल भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी, तो क्या बोलेंगे, दोनों बदलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, चाय किस धातु के बर्तन में शीघ्रता से ठंडी हो जाती है। तो भाई चाय किस धातु के बर्तन में शीघ्रता से ठंडी होती है, ये आपका है चांदी में। किस में होती है, चांदी के बर्तन में कभी भी चाय पी के देखना, बहुत जल्दी आसानी से ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ताप के सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक दर्शाते हैं। कब दर्शाते हैं भाई, ये दर्शाते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा एक जैसा पाठ्यांक दर्शाएंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि बताइए भाई कब दिखाएंगे, मतलब कब इनका पाठ्यांक समान दर्शाएंगे ये दोनों पैमाने। तो कब दिखाते हैं ये, -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर आपके सामने दिखाएंगे ये समान पाठ्यांक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, किस दिशा में स्थितिज ऊर्जा घटती है। देखिए किस दिशा में स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए तो बताइए भाई स्थितिज ऊर्जा कब घटती है, जब आप स्प्रिंग को मतलब संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित का मतलब जब उसे दबाते हैं, जैसे आपने स्प्रिंग ले रखी है, स्प्रिंग को आपने दबाया तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा घटती है क्या, मुझे तो नहीं लगता। उसके अंदर तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे आपने स्प्रिंग को दबाया, जैसे आप किसी बाइक पे चल रहे हो, बाइक पे चलते हैं, उसके सॉकर होते हैं ना, सॉकर एक साथ नीचे की तरफ दबते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है, फिर एक साथ वो ऊपर निकलते हैं। पता है ना, जब आपको पता है अगर नहीं निकलेंगे ऊपर, अगर वो मतलब वहीं के वहीं रह जाएंगे, तो आपको पता ही है सिंपल क्या होगा फिर। ठीक है। और बात करें स्प्रिंग को खींचने पर, भाई ऐसा भी नहीं होता, स्प्रिंग को खींचने पर भी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है, पता है ना। स्प्रिंग बस जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग को खींचेंगे तो मतलब पुनः उसी अवस्था में आने की कंडीशन होती है, जिनके अंदर पुनः उसी अवस्था में आने की कंडीशन होती है ना, वहाँ क्या होता है, वहाँ स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है, तब वो उसी के स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, वो अपनी अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, किसी पिंड के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चलने पर, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी पिंड के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जाओगे तो भी स्थितिज ऊर्जा। देखिए भाई कैसे, आपने कोई वस्तु फेंकते हो, जैसे आपने कोई बॉल ले लिया, आपने फेंकी है, आपने पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकी है, तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगी तो एक मतलब एक जगह पर रुकेगी, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, वहाँ पर केवल क्या होगी, वहाँ पे गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं, जहाँ पे रुकेगी, जिस पॉइंट पे आपने जब नीचे से आपने ऊपर फेंकी, एक पॉइंट पे जब जाके ऊपर रुकेगी फिर नीचे आएगी, जब वहाँ पर रुक रही है ना जिस पॉइंट पे, वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ही होगी, बस वही तो स्टोर होगी उस जगह पे, क्योंकि उसी के कारण तो वो नीचे आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचेगी, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी, क्या होगी, mgh होगी। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है, हाँ जल में वायु के बुलबुले के ऊपर को उठने पर, हाँ यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। भाई दो बार आपने देखा है, जब बुलबुला नीचे से ऊपर आ जाएगा, अभी नीचे जाएगा क्या, वो खुद जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्लियर। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं भाई उसे कक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, एक मकान में 10 विद्युत बल्ब 40 वाट के लगे हुए भैया, ठीक है। आपसे बोल रहा है 5 घंटे तक प्रकाशित हो जाते हैं, मतलब 5, ये मान लो आपके घर में 10 विद्युत बल्ब लगे हुए हैं जो कि 40-40 वाट के लगे हुए हैं, ठीक है। क्लियर। तो पहले देख लीजिए, 40-40 वाट के लगे हुए हैं 10, मतलब एक 40 वाट का है, तो 10 कितने के हो जाएंगे भैया, 400 वाट के हो जाएंगे, 400 वाट, ठीक है। वोल्टेज आपके सामने देखिए 220, तो इससे कोई मतलब नहीं है भाई, आपको पता है घरों में जो लाइट आती है 220 वोल्टेज तक होती है मैक्सिमम। क्लियर। प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं भैया, 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई 1 घंटे में इतना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे भैया 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 5 का 20 होता है, तो मतलब 2000 आ गया, 2000 वाट, 2000 वाट, वाट घंटा, मतलब क्या होगा, वाट घंटा, क्योंकि ये क्या घंटा है और इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो देख लीजिए ना मैंने क्या किया है, एक सेकंड, मैंने क्या किया है 5 का मल्टीप्लाई क्या है 400 के साथ में, तो मतलब 400 की इकाई क्या थी, वाट थी, और इसकी इकाई क्या है, घंटा, तो क्या होगा, वाट घंटा, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं 2000 वाट घंटा, ठीक है, आवर। क्लियर। अब जब हम बात करेंगे यूनिट में कन्वर्ट करना, तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट कब होता है, एक यूनिट कब होता है, जब 1000 वाट हो जाते हैं ना, तब जाके एक यूनिट होता है। तो मैं 1000 से भाग दे देता हूँ इसमें, तो आपके सामने जब 1000 से भाग दिया तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 2 किलोवाट पर आवर। तो 2 किलोवाट पर आवर को क्या बोलते हैं, 2 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं क्या आएगा, आपसे किलोवाट में पूछ रहा था, तो ऊर्जा किस में आएगी, किलोवाट में कितनी होगी, 2 किलोवाट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, भाई सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, सबसे अधिक कहाँ होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर होता है।
क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम होता है भैया, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, जैसे उसके नाम में छुपा हुआ है रुद्धोष्म, ऊष्मा, स्थिर ऊष्मा पर रुद्धोष्म किसे बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा स्थिर होती है। चलिएगा नेक्स्ट आपसे बोल रहा है किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। तो भाई बताइए किसकी इकाई है। शक्ति की तो वाट होती है, शक्ति की तो वाट होती है। विद्युत धारा की क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत आवेश, तो भाई विद्युत आवेश के बारे में बात कर रहा है, ये तो अलग ही चीज़ होगी, ये होगी ऊर्जा की इकाई। तभी तो बोल रहा है वाट होता है, लिखा होता है KWH, किलोवाट आर। किसकी इकाई होती है भाई, किलोवाट आर, ये होती है ऊर्जा की इकाई। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट आपसे बोल रहा है लघु दृष्टि के निवारण के लिए, निवारण हेतु या निवारण के लिए उपयोग में, मतलब कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस उपयोग में लाया जाता है। भाई कौन सा उपयोग में लाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। लघु क्या बोल सकते हैं, लघु के लिए बोल सकते हैं हम, जैसे दीर्घ होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ऐसे हमने लघु क्या, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है या विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करते हैं। तो भाई फोकस लेंथ को तो छोड़ो, अभी उसने पूछा है कि कौन सा लेंस का प्रयोग कर रहा है। भाई विशिष्ट फोकस तो तब देखा जाएगा ना कि इसके आंख में कितनी कमी है, उसके अनुसार फोकस दूरी मिलती है। तो विशिष्ट फोकस दूरी इसलिए बोल रहा है वो कि जो आप लेंगे ना, जैसे लेंस आपने लिया, मतलब आपने आंखों के प्रोटेक्ट करने के लिए लिया, कोई भी आपने लेंस लिया है, जैसे होता है ना +2 ले रखा है, 0.2 ले रखा है, 0.1 लगा हुआ है या -1 लगा हुआ है, इस तरीके से होता है ना, कंडीशन होती है। तो क्या विशिष्ट फोकस दूरी बोलते हैं उसे। ठीक है, वो तो उसकी क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता होती है। और आपको पता है भैया आवर्धन क्षमता किसके इक्वल होती है, आपको पता है ना। जब बात करें शक्ति, जब शक्ति निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फोकस दूरी का प्रोपोर्शनल, वो क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। चलिएगा तो यहाँ कौन सा लेंस लगाएंगे, अब मैं बार बार कह रहा हूँ अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इससे पहले भी आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिला था, इससे पहले जो प्रैक्टिस डाला था उसके अंदर भी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग। भाई कहाँ करते हैं फ्यूज का उपयोग, फ्यूज का उपयोग हमेशा, फ्यूज का उपयोग नीचे देखा क्यों किया जाता है। हाँ, हमेशा करते हैं किसमें, करंट के वायर में, मतलब मेन फेस में करते हैं, जो मेन फेस होता है ना उसमें करते हैं। क्लियर, फेस वायर में करते हैं। अब इसमें बोल रहा है इसमें क्या मतलब होता है, इसका क्या काम है भाई, ये देखिए स्रोत की बोल्टता स्थिर करने के लिए करते हैं, या अधिक शक्ति व्यय को दिखाने के लिए करते हैं, या आपातकाल में सुरक्षित स्विच का काम करने के लिए करते हैं, या अधिक शक्ति व्यय होने पर खुला परिपथ दिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सामने मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आपातकाल की सुरक्षित, नहीं सॉरी माफ़ करना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, अधिक शक्ति व्यय होने पर खुला परिपथ दिखाने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बताइए भाई प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये डिस्टेंस की इकाई होती है। क्या होती है, डिस्टेंस की इकाई। देखो वैसे तो कुछ लग तो कुछ और, लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट ईयर क्या होती है, दूरी की इकाई होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने बोल रहा है आपतित व अपवर्त, देखो आपतित व परिवर्तित तरंगों के मध्य कालांतर, उसने बोला है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपतित व परिवर्तित तरंगों के मध्य कालांतर 180 डिग्री होगा। किसके अंदर मध्य होता है, ये कांच और जल में, कांच और जल में होता है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने देखा है एक दर्पण एकांक आवर्धन का एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण कौन सा होगा भैया, ये आपसे बोल रहा है, मतलब उसने बोला एकांक आवर्धन का बना रहा है भैया, वास्तविक बना रहा है और प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो बताइए कौन सा दर्पण होगा इनमें से। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, आपको लॉजिकली सोचना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई दर्पण के बारे में बात कर रहा है। दर्पण जो होते हैं, दर्पण आपके सामने जब आपने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं आपने, 2-3 तरह के दर्पण पढ़े हैं, जिसमें आपके सामने एक तो समतल आता है, एक उत्तल आता है, एक अवतल आता है। ठीक है, ये आपने ज़्यादातर पढ़े हैं। तो देखिए भाई समतल तो होगा नहीं, अवतल दर्पण कैसा बनाता है, हमेशा वास्तविक बनाता है, और वास्तविक होता है तो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है भाई। तो इसने पूछा एकांक आवर्धन का एक वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है भाई, अवतल लेंस बनाता, अवतल दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है संधारित्र में होकर लगातार कौन सी धारा बह सकती है। देखिए संधारित्र से होकर लगातार कौन सी धारा बह सकती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो संधारित्र में लगातार बह सकती है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपके सामने न्यूमेरिकल्स नहीं दे रखे थे ज़्यादा, 1-2 दे रखा था, तो भाई न्यूमेरिकल से आपको पता चल जाना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए वैल्यूएबल है, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और गाइज बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे अपडेट्स आपको हर रोज़ मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।